बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब, साकिब बशीर साहब और हसनात मलिक साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपके साथ 3-4 इंतहाई अहम खबरें शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर एडवोकेट हादी अली चट्ठा। अदालत के अंदर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालत वारंट गिरफ्तारी जारी करती है। जज वकील साहब आवाज़ें दे रहे होते हैं जज साहब को कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो आपकी गिरफ्तारी ही करवानी है। बहरहाल इसके बाद हम बात करेंगे मतीउल्लाह जान साहब जी। दूसरी बड़ी खबर ये है कि इशारे मिल रहे हैं कि नवंबर के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है और वो बड़ा 26वीं से भी बड़ा होगा। और आपको पता है 26वीं से बड़ा हिस्सा 27वीं का होता है। तो 27वीं तरमीम के बादल मंडला रहे हैं और हम देख रहे हैं कि 3 साबिक अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी अपनी ज़ुबान खोलने पर मजबूर हो गए हैं। मखदूम अली खान पहले ही लिख चुके थे 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़। शहजाद अता इलाही साबिक अटॉर्नी जनरल ने भी अब लिख दिया है कॉलम बिजनेस रिकॉर्डर में। और फिर हमने देखा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में सलमान असलम बट साहब जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं वो भी बोल उठे हैं। और शरीफ ख़ानदान के ये वकील भी रहे हैं, अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं। तो ये एक 27वीं तरमीम में क्या होने जा रहा है और 26वीं के ख़िलाफ़ आवाज़ें अब साबिक अटॉर्नी जनरल्स की तरफ से क्यों उठ रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा साकिब बशीर साहब, आप क्या ज़हन में रखते हैं, क्या खबर होगी आज? तीसरा हमारा जो मौजू होगा वो होगा ये पटियाला जेल में जो मुलाकातें हैं। एक तो वो उसमें सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अलग अलग नाम भेज दिए हैं अडियाला जेल में। अडियाला जेल वाले पहले ही इस इंतज़ार में हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन बने कि उसमें हमें मौका मिल जाए कि हम मुलाकात ना करवाएं। पहले भी मुलाकात नहीं हो रही थी, लेकिन अलग अलग नाम भेजे हैं। इस पर हम बात करेंगे। फिर एक इमरान खान के एक ऐसा बयान जो बाहर डिलीवर हुआ, पंजाब की कुछ क़यादत में तब्दीलियाँ की गई। कल उन्होंने कहा मैंने तो कहा ही नहीं था। सलमान अकरम राजा ने भी वजाहत दी है इस पर भी। और 27 नवंबर ख़ास तौर पर नवंबर के मामले में कि इमरान खान का जो केस है तोशा खाना, जिसके बारे में खुद अदालत ने कहा था रोज़ाना समाअत होगी, अब 27 नवंबर तक मुलतवी कर दिया है। तो हसनात मलिक साहब, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से कोई खबर रखते हैं? क्या होने जा रहा है रिटायर्ड जजेस के हवाले से? हाँ जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो भी इनसे पूछेंगे लेकिन वो बाद में। अच्छा, वो साबिक चीफ नहीं चाहता नहीं हूँ कि भाई कुछ खबरें होती हैं वैसे बताने की। चले एक साबिक चीफ जस्टिस की तलख कलामी हुई एक फेडरल मिनिस्टर के साथ किसी ओकेजन पे। लेकिन मैं खबर तो सही हमारे पास खबर है, नाम आप बता दें। ये खबर हमारे पास आई थी, हमने ये शेयर आपस में जब की तो हसनात मलिक साहब के पास कुछ ज़्यादा इस पर इंफॉर्मेशन थी, तो अब वो ज़रा अवॉइड कर रहे थे कि मैं नहीं चाह रहा इस खबर को अभी पब्लिक करूँ। हमारे पास भी इंफॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से आ गई थी। हम बात करते हैं, आप तसल्ली रखें, खबर हमारे पास थी। अच्छा साहब की कैसे तसल्ली करवाई गई है इस पे हम बात करेंगे। जी जी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग। इन्होंने नाम भी ले लिया साकिब बशीर ने कि काजी फाइज ईसा, और उनकी तसल्ली कैसे कराई एक चीफ जस्टिस ने, क्योंकि काजी साहब शायद भूल गए थे। वफाकी वजीर ने काजी साहब की तसल्ली करवाई है किसी साकिब बशीर साहब का आप चेक करें, तरीकाकार चेक करें ना, तरीका वारदात चेक करें। ये मलिक साहब को तो कह रहे हैं कि हम नाम नहीं लेंगे और खुद काजी साहब कह रहे हैं। बहरहाल अब ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन? नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं है, रिटायर्ड जजेस भी बताया जा रहा है कि जल्द कोई स्टेटमेंट आ रही है 26वीं यानी तरमीम के हवाले से कि फुल कोर्ट सारे जज। हाँ, बिल्कुल आपकी बात। जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान हैं वो भी अब साबिक अटॉर्नी जनरल की तरफ रही है। अच्छा, मे भी स्टेटमेंट आ जाती, लेकिन मुश्तरका स्टेटमेंट। हाँ, मुश्तरका स्टेटमेंट की बात कितने लोग अभी तो कम है सर। सुना है, बताया जा रहा है सिंध के कुछ जजेस हैं रिटायर्ड जजेस। पंजाब वाले तो कह रहे हैं कि जी इट्स अ मैटर बिटवीन द लर्नर्ड काउंसिल एंड लर्नर्ड बेंच। तो हम चलें, मेरा ख्याल है सबसे पहले काजी साहब वाली थोड़ी सी आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सर 27वीं आईनी तरमीम, और उससे कबल क्योंकि ये आपकी और हसनात मलिक साहब की खबर जुड़ी हुई है कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर तकरीबन 1 साल के बाद अब हम देख रहे हैं कि साबिक जो अटॉर्नी जनरल्स हैं और बड़े संजीदा किस्म के वकला हैं जो मीडिया पर भी नहीं आते, वो भी अब खुलकर बोल रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं। अब देखें इस पर्टिकुलर केस के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्त है, एक साबिक अटॉर्नी जनरल मुनीर मलिक वो भी वकील हैं, खालिद जावेद खान साहब का भी सुना जा रहा है। सलमान असलम बट या अटॉर्नी मखदूम अली खान का कभी आप नहीं देखेंगे कि मीडिया पे कोई स्टेटमेंट आया। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। उन्होंने आर्टिकल लिखे
اور وہ سلمان شہزاد الہی بھی اسی طرح ہے. سلمان اسلم بٹ صاحب جو ہے وہ ٹیرین وائٹ کیس میں بھی آئے تھے. یہ بھی اور شہزاد شریف فیملی نون لیگ کے عمران خان کو جو کنٹمپٹ ہوئی تھی اس میں وکیل تھے. اس کے علاوہ وہ نون لیگ کے جو پاناما کا کیس تھا, بڑے کیسز میں وہ وکیل رہے ہیں. شہزاد عطا الہی اور سلمان اسلم بٹ تو چیمبر فیلو بھی ہیں نا. بالکل جناب, یہ اس لیے بھی بڑے اہم ہے یہ بات کہ ان تینوں سابق اٹارنی جنرلز نے جو آرٹیکلز لکھے ہیں یکے دیگرے بعد, انہوں نے ایک کامن بات یہ کی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی ہے اور یہ وہ والی عدلیہ نہیں رہی. دوسری بات انہوں نے یہ ضرور ایک قسم کا بیلنس کرنے کے لیے کی ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ ایک قسم کا رد عمل ہے سپریم کورٹ کی طرف سے جو اپنے سو موٹو اختیارات کا ناجائز استعمال ہوتا رہا ہے. تو آلموسٹ تینوں یہی کہہ رہے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ مخدوم علی خان تھے جو کہ ایک جنرل مشرف کے اٹارنی جنرل رہے ہیں, اور ان پہ بہت سارے الزامات ہیں. جنرل مشرف کے ادوار میں جو کچھ بھی قانون سازیاں ہوتی رہی یا فرمان آتے رہے, ایمرجنسی کے فرمان, اس حوالے سے بھی بڑے الزامات ہیں. مگر مخدوم علی خان نے سب سے پہلے ڈان میں جو آرٹیکل لکھا اور 2 حصوں میں انہوں نے یہ بات کی, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس سے سپریم کورٹ کی جو ایک خود مختاری تھی, جو آزادی تھی, وہ چھین لی گئی ہے, اور اب بینچز تک جو بنائے جاتے ہیں جس میں حکومت خود فریق ہے, اب حکومت ہی بیٹھ کے طے کرتی ہے کہ جو اس کے خلاف درخواستیں ہیں اس کو کون سے ججز سنیں گے اور نہیں. اسی طرح سلمان اسلم بٹ صاحب ہیں, انہوں نے بھی 26ویں آئینی ترمیم اور شہزاد عطا الہی نے, ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ گو کہ یہ ایک ریئیکشن ہے, بلکہ شہزاد عطا الہی نے تو اس کو اوور ریئیکشن کہا ہے کہ یہ ریئیکشن ہے سپریم کورٹ کی چیرہ دستیوں کا. اب مختصراً یہ, اور وہی جو سو موٹو ہوتا رہا ہے. مگر ایک بات بڑی کنوینئنٹلی ان تینوں اٹارنی جنرلز نے نظر انداز کی ہے, اور وہ ہے اس سارے معاملے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار. اور یہ تینوں اٹارنی جنرل یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بظاہر جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ پارلیمنٹ کا عدلیہ کی جارحانہ فیصلوں کا رد عمل ہے, اور تینوں یہ بات ڈسکس نہیں کر رہے کہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے پیچھے جو عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی اصل خواہش ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے, کیونکہ عدلیہ کو کنٹرول کر کے ہی وہ مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں جو کہ عام حالات میں غیر آئینی اور آئین کی پامالی کے مترادف سمجھے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اب یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اور اب اس کے بعد جو 27ویں کا چرچا ہے, وہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان اٹارنی جنرلز نے جو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو خامیاں بیان کی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے بھی 27ویں آئینی ترمیم میں ان تینوں اٹارنی جنرلز کی جو ہے وہ معاونت ضرور لی جائے گی. اچھا, اب آپ جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ 3 سابق اٹارنی جنرل, آپ کہہ رہے ہیں ریٹائرڈ ججز صاحبان, امپیکٹ کیا ہوگا, اور کچھ ججز صاحبان کے آپ نام لے سکتے ہیں کون کون سے؟ دیکھیں, سندھ کے ججز ہیں, کچھ بتایا جا رہا ہے کہ فارمر چیف جسٹس انور علی جمالی, وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے ہے کہ بھئی اسٹیٹمنٹ وہ رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں, اور بھی کچھ سندھ کے ججز ہیں ریٹائرڈ جو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ جاری کرنی چاہیے. کچھ ججز ہیں بظاہر ایک سابق چیف جسٹس جو ابھی ان سے کسی نے بات کی تو انہوں نے کہا جی آپ اسلام آباد آئے, مجھے ملے تو پھر دیکھیں گے. نہیں, گلزار صاحب تو نہیں ہے کوئی اور ابھی ریسنٹلی کون ہوئی ہے. اچھا, تو اچھا وہ سب کے ہی فیوریٹ تھے, اب میرے سے ہی نہ پاؤ. اچھا, پھر کچھ جج ہیں جنہوں نے سب ججز سے رابطہ کیا گیا, ایون مقبول باقر صاحب سے بھی. تو مقبول باقر صاحب ریلیکٹنس ہے, وہ ظاہری بات ہے, وہ سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ, لیکن ججز کی ابھی مشاورت چل رہی ہے, میں بھی کتنی آئے اسٹیٹمنٹ, اور میں کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہیں جو مشاورت ہوئی ان میں, تو کچھ ججز کی کنسنٹ آئی. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹیٹمنٹ کب, کیونکہ ادھر سے آئینی بینچ نے بھی کیس ایڈجن کر دیا لمبا, تو اب صورتحال کیا بنے. دیکھیں, اگر یہ آئینی بینچ یا سپریم کورٹ کے 2 جج چاہتے ہیں کہ فل کورٹ بنے, تو 2 رضامندی کا اظہار کرتے ہیں, فل کورٹ بن سکتا ہے. ایک یحییٰ افریدی اور ایک امین الدین خان, 2 یہ جمال مدوخیل تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے, سارے جج. منصور علی شاہ, منیب اختر کہہ رہے ہیں, 5 ووٹ یہ ہو گئے,
PTI کے 2 ووٹ ہو گئے, علی ظفر اور برسٹر گور. 7 ووٹوں سے والوں کی کیا گارنٹی ہے؟ نہیں گارنٹی یہ تو سارے ججز کی تو یہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ سارے ججز شامل کریں. 7 ووٹوں سے یہ کسی دن بھی ووٹ یعنی یہ بنا سکتے ہیں, لیکن یہ ساری باتیں کریں گے. کوئی نہیں پوچھے گا یہ امین الدین خان صاحب سے کہ سر آپ سینئر ججز کے مخالف کیوں ہیں, آپ کیا وجہ ہے کہ ان کو آئینی بینچ میں آپ قابل نہیں سمجھتے, اپنے سے لائق نہیں سمجھتے, آپ زیادہ وہ عہدے سے محروم ہو جائیں گے نا اگر سینئر جج آگے تو پھر وہ سربراہ تو نہیں بڑے عہدے پہ بیٹھا شخص وداؤٹ فیئر, وہ جو اوتھ ہے ججز کا وہ تو ہے کہ وداؤٹ فیئر اینڈ فیور یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. اگر اپنے عہدے کے لیے وجہ یہ سینئر ججز جن کی آپ کسی ٹائم پہ برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کرتے تھے, اکٹھے پولو بھی گالف بھی کھیلتے تھے. پولو تو خیر اور ایک جج صاحب ہیں جو کھیلتے ہیں موجودہ کوڈ آف کنڈکٹ میں, تو میرا خیال ہے وہ اکیلے ہی پولو کھیلتے ہوں گے. میرا تو نہیں خیال کہ وہ پولو کچھ تو وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جوڈیشری کے اندر سے جب تک اندر سے خواہش نہیں ہوگی نا کہ ہمیں آزاد کیا جائے تو باہر سے کوئی نہیں آزاد کر سکتا. آپ ہزاروں باتیں کر رہے ہیں, ریٹائرڈ جج بولے, اٹارنی جنرل بولے, وہ اٹارنی جنرل جو بولتے ہی نہیں ہے وہ بھی, لیکن اثر نہیں پڑے گا جب تک یحییٰ افریدی اور امین الدین خان یہ 2 جج نہیں چاہیں گے. اور یہ کیوں چاہیں گے؟ ایک چیف جسٹس بنا 3 نمبر سے, ایک آئینی عدالت کا ڈیفیکٹو چیف جسٹس بنا, تو وہ اور آگے آئینی عدالت بننی ہے تو ایک آگے جانا ہے. اب 27ویں ترمیم یحییٰ افریدی صاحب کے لیے کیوں ہے ہمیں؟ کیونکہ 26ویں میں ٹینور لکھا گیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان 3 سال کے لیے ہو. اب 1 سال ہو گئے, 2 سال, اور یہ بظاہر ریٹائر ہو جائیں گے 62-63 میں, ہر جج 65, اور یہ کیوں بھائی 62؟ تو یہ بھی چاہ رہے, یعنی ان کے خواہش مند یہ تو میں بھی نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ جی 65 کر دیجیے مل جائے. تو یہ جو کل خبر ذوالقرنین میں بھی دی کہ جی یحییٰ افریدی صاحب نے بتا دیا کیا کوڈ آف کنڈکٹ الاؤ کرتا ہے کہ ججوں کو بتایا جائے کہ جی 27ویں آ رہی ہے. کس نے آپ کو بتایا جی؟ پہلے ایک دفعہ یحییٰ افریدی صاحب نے ججز کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو خط لکھا, آپ سیکنڈ کریں گے کہ آپ ریمانس نہ دیا کریں. کس نے آپ کو کہا کہ جی آپ کیسے کس کیپیسٹی میں ایک ہائی کورٹ کے جج کو خط لکھ کے اور پھر ان کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ جی ریمارکس نہ دیں؟ کیا کوڈ آف کنڈکٹ الاؤ کرتا ہے؟ کس کو جن کو انہوں نے بلا کے کہا تھا کہ وہ آپ سے خوش نہیں ہیں؟ وہی نا کہ آپ کوڈ آف کنڈکٹ کیا یہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ گارنٹیاں دیں ججوں کو؟ چلیں اب میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں. 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں کی بات ہو رہی ہے. یحییٰ افریدی صاحب نے اپنی کارکردگی بھی جاری کی ہے. آئینی جو بینچ تھا اس نے تو کارکردگی جاری نہیں کی, لیکن کچھ عکس ہمیں نظر آتے رہے. پورا سال ہم اس پہ بات کرتے رہے ہیں, روزانہ عکس نظر آتے ہیں. اس وقت جو تازہ عکس ہے نا وہ ہے یہ سہیل خان افریدی صاحب نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر ان کے نام ایک خط لکھا ہے اپنے, جی آج ہی لکھا ہے اور ابھی یہ خبر آئی ہے. اور ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا ان کے ذریعے انہوں نے یہ خط لکھا ہے, اور خط میں وہ ثمرات ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم, ٹرانسفر ججز یا اس قسم کے معاملات پر ہمیں نظر آتے ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب عالی آپ نے 23 اکتوبر کو اوپن کورٹ میں موجود تھا, وہاں پہ ایک جو ہے وہ آرڈر پاس کیا کہ ملاقاتیں جو ہے وہ کروانے کے حوالے سے ایک آرڈر پاس ہوا. ہم جو ہے وہ پہنچ گئے, تو ملاقات ہماری نہیں ہوئی, لیکن دوسرا جو کام ہمارے ساتھ ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے کہ ہم نے اس دن سے اس کی مصدقہ نقل حاصل کرنے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ابھی مصدقہ نقل نہیں مل رہی. 23 اکتوبر کا وہ آرڈر ہے, اور اسی دن ایک ارجنسی تھی. ہمیشہ سے یہ عدالتوں میں ہوتا ہے کہ ارجنسی میں فوری طور پر ریٹن آرڈر دے دیا جاتا ہے کہ آج کیونکہ ارجنسی ہے. 23 سے لے کر آج 29 اکتوبر ہو گئی ہے. آج ایک صوبے کے ایگزیکٹو ہیڈ کو چیف جسٹس ہائی کورٹ کو خط لکھنا پڑا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مصدقہ کاپی نہیں مل رہی. تو یہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کون سی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں کہ پورا جوڈیشل سسٹم چینج ہو گیا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ مصدقہ نقل تو تب ملے گی نا جب جو اصل ہوگی وہ مصدقہ ہوگی. جب اصل ہی نہیں مصدقہ تو نقل کہاں سے مصدقہ ملے گی؟ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے اس روز بھی وہ آلموسٹ عدالت سے اٹھ گئے تھے. ان کو ان کے ساتھی جج جو ہیں جسٹس ارباب طاہر نے بیٹھنے پہ مجبور کیا جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کی ملاقات کا کیا معاملہ ہے, اور انہوں نے پھر ملاقات کے اوپر جسٹس ارباب طاہر کے سوال جواب کے اوپر یہ آرڈر لکھوا دیا کہ ہمارا جو لارجر بینچ کا آرڈر ہے اس کو آپ عمل درآمد کرائیں. تو مطلب اس روز بھی ان کی مصدقہ اصل میں بھی نہیں, ان کو مرضی تو لگ نہیں رہی تھی. وہ تو یہی تھا کہ آگے چلے گا معاملہ جو ہے وہ بس چلتا رہے. خط بھی اس لیے لکھا ہے کہ وہ اگر توہین عدالت کی درخواست ڈالتے تو اس نے کبھی لگنا ہی نہیں تھا.
तो इसलिए उन्होंने कहा खत लिख के पब्लिक तो कर देना। उन्होंने ये भी लिखा है कि हमने तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर करनी है, हमें मुसद्दका कापी ही नहीं मिल रही। तो ये समरात है ये तो है ना जिसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन ये मॉकरी ऑफ जस्टिस ये अभी हादी अली चट्टा साहब सर देखें, उसके ऊपर भी हम बात करना चाहेंगे कि एक ऐसे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं, उनकी एहलिया हैं ईमान मज़ारी, ये दोनों दिन रात काम करते हैं और बेलौस अपना जो इनको नज़र आती है चीज़ के ख़िलाफ़ कानून चल रही है उसमें लोगों की हेल्प भी करते हैं। अब हादी अली चट्टा साहब को जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया है, बावजूद इसके कि वो कमरा अदालत में मौजूद हैं, फिर भी जज साहब उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे हैं और उन्हीं वारंट गिरफ्तारी पर उन्हें उसी अदालत से गिरफ्तार किया जा रहा है। अव्वल तो मैं साकिब साहब आपसे ही पूछना चाहूँगा, ये ऐसा हुआ क्या है, अचानक से गिरफ्तारी हुई कैसे, पूरा बताइए। ये हमेशा से गिरफ्तारी की 2-3 किस्में होती हैं, या तो आपकी ज़मानत खारिज हो जाए या आपको सज़ा अदालत जो है वो दे दे। 2 मेजर जो है वो किस्में हैं जिस पे अदालत, या कोई आप जुर्म करते हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है। अदालत में की जानिब से जो ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर में जब कोई भी केस चल रहा हो, मुलजिम उसमें कोई इल्तवा डाल रहा हो, आगे केस ना बढ़ने दे रहा हो या बुलाने पर ना आ रहा हो और वो ज़मानत पे हो, तो अदालतें वारंट गिरफ्तारी जारी करती हैं। उसकी वजह ये होती है कि इनकी अदालत के सामने पेशी यकीनी बनाई जाए। आज हादी अली चट्टा पर भी यही हुआ कि उनकी अदालत में पेशी यकीनी बनाई जाए। 2 बजे तकरीबन वारंट गिरफ्तारी का अनाउंस हुआ, कोर्ट ऑर्डर, और जब मुलज़म जो है वो पेश हो जाए, तकरीबन आधे घंटे के बाद वो पेश हो गए। तो जब मुलज़म कोर्ट में पेश हो जाए तो उसके बाद वो वारंट गिरफ्तारी मनसूख अदालतें कर देती हैं। उसकी वजह ये है कि उसका मकसद पूरा हो गया कि अदालत में हाजिरी यकीनी बनानी है। और वहाँ पर यह बताया गया कि जज साहब जो है वो चैम्बर में थे और चैम्बर से ही वो कह रहे थे कि अपने वो लिखवा रहे थे या वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे थे, और हादी अली चट्टा पेश हुए। उन्होंने कहा मैं पेश हो गया हूँ, मुझसे बात करें। मैं ये कहता हूँ कि जो मुलजिम जब अदालत के सामने पेश हो गया तो उसके बाद वारंट गिरफ्तारी और उसको गिरफ्तार कराना, और वो वकील भी है, एडवोकेट भी है, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो ठीक है टाइम के हवाले से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी, पिंडी हाई कोर्ट यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। हो सकता है वो टाइम पे ना पहुँच रहे हों, अगर 8 बजे का टाइम है 10 बजे पहुँच रहे हों, लेकिन उन्होंने गैर हाजिरी नहीं की किसी। मैं सुबह अदालत में मौजूद था। एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी के ख़िलाफ़ जो FIA का, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी का जो कंप्लेंट है उसमें वो ज़मानत पे हैं दोनों। एडवोकेट ईमान मज़ारी सुबह जज मजोका साहब की अदालत में पेश हुई और उन्होंने अपनी हाज़िरी लगाई और वो दोबारा भी पेश हुई, और उन्होंने कहा कि 2 बजे जज साहब ने कहा एडवोकेट हादी भी पेश हो जाएं, और एडवोकेट ईमान मज़ारी ने उनको बताया कि वो हाई कोर्ट में कुछ केसेस में फंसे हुए हैं और उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो 2 बजे आ जाएं, मगर 2:30 बजे तक का टाइम दे दें। और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जज मजोका साहब ने 2:30 बजे तक का टाइम के लिए आमादगी ज़ाहिर कर दी थी। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि वो 2:30 बजे के बजाय 10 मिनट लेट हुए हैं या 15 मिनट लेट हुए हैं या क्या हुए हैं, मगर ये ज़रूर है कि वो आए। और जज मजोका साहब बार बार टाइम देते भी रहे हैं, मगर मुझे ये लग रहा है इस सारे केस में कि एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी के ख़िलाफ़ जो ये केस है, इसको बड़ी, मैं समझता हूँ, ओवर स्पीडिंग के साथ चलाया जा रहा है। और उसी रोज़ आज ही के दिन मैंने देखा एक 2022 का केस, आज़म सवाती जो सेनेटर थे उनके खिलाफ 2022 का केस चल रहा है इसी अदालत में, और वो पेंडिंग है और आज भी उसकी हेयरिंग थी। और वो एडवोकेट ईमान मज़ारी को जज मजोका साहब कह रहे थे कि देखें जी, आज़म सवाती साहब पिछले 4 दिन से आ रहे हैं और केस निपटा दिया। तो एडवोकेट ईमान मज़ारी ने कहा कि ये वो केस है जो 2022 से चल रहा है, आप हमारे खिलाफ जो केस है आपने तो इसको तो आप इतनी स्पीड से चला रहे हैं, अभी महीना भी नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि आप जो है इस केस को फैसला देना चाह रहे हैं और फर्द जुर्म भी आयद करना चाह रहे हैं, और सब कुछ जो है आप लोगों ने पहले से तैयार कर रखा है। तो एडवोकेट ईमान मज़ारी ने ये ज़रूर रिकॉर्ड पे बात की, और एडवोकेट हादी जो हैं वो कमरा अदालत में मौजूद थे, और बज़ाहिर ये हुआ है कि उनकी जो ज़मानतें थी एडवोकेट हादी की, वो ज़मानत कैंसिल कर दी गई है, और शायद इस बुनियाद पर कि वो अदालत में बर वक्त पेश नहीं हुए। एक वकील हैं और जज मजोका साहब एक जज हैं, बार और बेंच के दरमियान अगर इस तरह का ताल्लुक होगा तो फिर इसका मतलब है कि ये बार भी ख़त्म हो गई है, बेंच भी ख़त्म हो गया है, और ये दोनों बार और बेंच मिल के अदलिया की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। अगर इस तरह आपस में इनके जो ये सलूक है जो सारी दुनिया देख रही है कि एक वकील को कमरा अदालत से हथकड़ियाँ लग गई हैं उसकी मौजूदगी के बावजूद, तो फिर कौन आप जजों के लिए निकलेगा जब ये कोई बुरा वक्त आएगा। तो इस तरह की ये चीज़ें। और एडवोकेट हादी और एडवोकेट ईमान मज़ारी दर्जनों लापता अफराद के केसेस फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहे हैं।
यहाँ पे इस्लामाबाद में रेडी वालों के केसेस उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट लड़े, यहाँ पे 9 मई के केसेस उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट लड़े, 26 नवंबर के बाद 26 नवंबर के बाद जो केसेस वो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख में ये दोनों मियाँ बीवी एक वाहिद मैं समझता हूँ एक नई तारीख इन्होंने रकम की है कि बड़े पैमाने पे मफाद आमा के पब्लिक इंटरेस्ट के केस वो लड़ रहे हैं और इस अदालती निज़ाम की इज़्ज़त में इजाफा कर रहे हैं। और यही अदालतें जिनकी इज़्ज़त में ये दोनों मियाँ बीवी इजाफा कर रहे हैं, यही अदालतें इन दोनों मियाँ बीवी के साथ जो बदसलूकी कर रही हैं, ये भी अब तारीख का एक हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इसमें एक और चीज़ पहले मेरा ख्याल है हम वो इमरान खान का जो केस है 27 तारीख जो उसके ऊपर थोड़ा सा आप बता दें और फिर हम वो भी जानना चाहेंगे आपसे जो अभी रिसेंटली साबिक चीफ जस्टिस साहब के साथ हुआ है। रिसेंटली तो नहीं हुआ, काफ़ी अर्सा पहले हुआ है, खबर अभी सामने आई है, तो वो उसकी ज़रा डिटेल साकिब साहब बताइएगा। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है? असनाद मलिक साहब तो रिलक्टेंट है। अच्छा, वो कहते हैं मेरी कमिटमेंट है। अच्छा, काजी पहले साहब के साथ नहीं कमिटमेंट नहीं है। पहले बात ये हमारे पास खबर थी, कहीं एक और जराए से हमारे पास ये खबर आ गई थी। एक तो वो जो इमरान खान साहब का पेशी का मामला है वो 27 नवंबर तक गया है। वो गैर मामूली तौर पर गया है क्योंकि अक्टूबर के पहले हफ्ते में जज साहब ने ये कहा था कि ये रोज़ाना केस सुना जाएगा, लेकिन उसके बाद अचानक ये केस 16 अक्टूबर फिर 29 आया, 29 भी समात नहीं हुई और 27 मतलब 16 अक्टूबर के बाद 27 नवंबर समात होगी। गैर मामूली ये है। दूसरा, पीटीआई की जानिब से 2 लिस्टें भेज दी गई हैं कल के लिए। सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफ़र ने अलग अलग लिस्टें भेजी हैं। अगरचे दोनों लिस्टों में टॉप पे जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है, लेकिन जो अडियाला जेल के हुकाम है उनके लिए तो रास्ता ढूंढना होता है। कोऑर्डिनेशन भी नहीं है कि लिस्ट एक नहीं वो चले, वो तो एक बात की वो तो है, लेकिन दोनों की तरफ से भेजी गई हैं, तो आप देखना है कि कोऑर्डिनेशन है नहीं है, क्या इख्तलाफात हैं, क्या मामलात हैं। अगरचे दोनों के इख्तलाफात भी किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं। पब्लिकली एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, बैरिस्टर अली जफ़र ने जवाब दिया था, बस सलमान अकरम राजा का मुझे याद नहीं है। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं इस हवाले से खबर ये है दोनों में से किसी की मान जाए मान जाए, दोनों में से सलमान राजा की मान जाए, अली जफर की मान जाए, 3 बंदे नाम तो कॉमन है ना दोनों की लिस्टों में। बिल्कुल। यहाँ पे जो इस्लामाबाद में ही एक एम्बेसी में यूरोपीय ममालिक जो है उनकी एक एम्बेसी में एक कोई आमना सामना हुआ। साबिक जो चीफ जस्टिस हैं हाल ही में रिटायर हुए हैं। क्या नाम है? पहले तो नाम भी आप ले चुके हैं आपके। हाल ही में जो रिटायर हुए हैं वो हमें हमारे नाज़रीन को पता है। वन एंड ओनली काजी फैज़ ईसा साहब जो है उनका आमना सामना हुआ एक वफाकी वजीर साहब से और जो स्पेन एम्बेसी। हाँ जी, स्पेन एम्बेसी। अच्छा, तो आमना सामना हुआ उनका और उसमें जो है वो किसी खातून ओहदेदार जो है वो हाल ही में किसी ओहदे से उनको हटाया गया। ये वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की चेयरमैन थी रायना सईद, जो कि मुनाल वाले केस में बड़े एक्टिवली उन्होंने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत की और उसके बाद मुनाल रेस्टोरेंट गिराया गया और अब उनके खिलाफ झूठी FIR भी दर्ज कराई गई हैं इसी के रद्द अमल में। बट एनीवे वो काजी साहब का और उसके बाद मुनाल रेस्टोरेंट जब वो वहाँ से रिमूव भी हुआ उसी के तनाजुर में, तो उस पे ये इतला है कि काजी साहब को हटा दिया गया। फिर हटा दिया गया, तो इसी हवाले से काजी साहब ने कोई मामला इनिशिएट किया कि उनको हटाया गया या क्यों हटाया गया। किसके सामने? जो वफाकी वजीर थे वहाँ पे। उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? उनका नाम आप ले ना सर। तो मुसद्दक मलिक साहब का सुन रहे हैं सारे। मुसद्दक मलिक साहब के हवाले से ये खबर आ रही है कि उनके सामने मामला उन्होंने उठाया, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह मतलब रूटीन में बाकी मुख्तलिफ ओहदों से लोग हटाए जाते हैं इसी तरह ये भी हटा दिया गया। अच्छा, क्या हुआ था? बगैर इतलात ये साफी है ना, साफी खबर से रह नहीं, उनके दौर से पहले ही वो तबादला हो चुका था। अच्छा, हाँ, तो काजी साहब का ये था कि अगर उस वक्त हो गया तो आप ले आए दोबारा, तो फिर मेरा ख्याल है वो ज़ाहिर बात है जिन्होंने हटाया वो ज़्यादा ताकतवर या जो भी होगा, तो उन्होंने कोई बात की कि ठीक है देखेंगे या जो भी, तो फिर कोई ऐसी बात की काजी साहब ने जिस पे मसला आपको पता कर देते हैं कि आपके पास शायद वो ये कहा होगा कि आपके पास नहीं, वो हमारी इतला ये है कि वो बात काजी साहब ने जो कि हम बता देते हैं, लेकिन काजी साहब के लिए भी ये फोरम खुला है। अगर वो इस पे अपना रद्द अमल देना चाहें, अपनी को बात करना चाहें MJ TV के साथ तो वो दे सकते हैं। तो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि वो उस तरह कोई ऐसी बात उन्होंने की कि मिनिस्ट्री आप ही चला रहे हैं या कोई और जो है वो चला रहा है, तो इस पर ज़ाहिर सी बात है जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई और चलाता था उनके तो इस पर
बनता भी था। मुसद्दिक मलिक साहब वफाकी वजीर हैं और जो मौसूफ उनसे बात कर रहे हैं वो अब चीफ जस्टिस तो नहीं है ना। अगरचे उन्होंने जो बात की इसी तरह की कि जैसे चीफ जस्टिस के तौर पर वो होते थे तो उनकी वो बड़े मामलात होते भूल थे। गए थे कि वो चीफ जस्टिस नहीं रहे, अब सिर्फ काजी रह गए वो। काजी रह गए। तो फिर ये हुआ कि मुसद्दिक मलिक साहब ने काफ़ी गुस्से का इजहार किया। अब गुस्से का इजहार के अल्फाज जो है वो एग्जैक्टली जो है वो अगले किसी फोरम पे हम बताएंगे कि क्या क्या अल्फाज। ये सवाल को इतना बुरा भी नहीं था। ये सवाल तो शहबाज शरीफ साहब से रोजाना होता है कि आपकी वजारत आज़मा कौन चला रहा है, तो वो तो कभी माइंड नहीं करते। लेकिन इस पर जो जिनकी वजारत वो जो खुद चला रहे थे तो उन्होंने तो माइंड करना था ना। इस पर इतला ये है कि वो उन्होंने तसल्ली करवाई। हम मुख्तसर कर देते हैं लोगों के उन्होंने लिए। कहा ना, मैं तैनात नहीं करता, जाओ जो करना है कर कर लो। लो। उसके बाद काजी साहब ने कहा कोई बात नहीं। और फिर कलम तोड़ दिया गया। हाँ बस हो गई खबर और बस। अरे यार आप क्यों काजी साहब से, आपकी मोहब्बत अभी नहीं, तक कम नहीं हुई? नहीं वो और वजह है जो आपको मैंने बता दी थी। लेकिन बात यह है कि मेरा ख्याल है कि काजी साहब को इस तरह मिनिस्टर को कहना ही नहीं चाहिए था। वो ठीक है, मतलब है कि आप उस केस में भी बहुत ज़्यादा आगे चले, वो उस खातून के साथ ज्यादती भी हो रही होगी। एक तो काजी साहब का मसला ये है कि वो चलते चलते बंदे को ऑफेंड कर देते हैं ना। बात वो ठीक भी कर रहे हैं लेकिन जिस तरीके से आपने जिस टून से की है तो वो उससे फिर अगला बंदा जो है वो आप चीफ जस्टिस नहीं है। अगर आप चीफ जस्टिस होते, हालांकि चीफ जस्टिस के जब होते थे उस वक्त भी लोग बुरा मान जाते थे और इनको जवाब देते थे। बात यह है कि वो जो काजी फैसला ने बल्ले वाले निशान का फैसला किया था तो उस वक्त भी यही सवाल उठ रहे थे कि इनकी सुप्रीम कोर्ट कौन चला रहा है। तो बात यही है। और दूसरा रैना सईद जो हैं वो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की चेयरमैन थी, उनके खिलाफ अब जाली FIR काट के उनको हरासा किया जा रहा है। उन्होंने बमुश्किल अभी हाई कोर्ट से ज़मानत ले रखी है। और मुनाल के कुछ मुलाजमीन थे और जो मुनाल के मालिक थे आपको भी पता है, उनके भाई जो हैं कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे हैं और अभी भी बड़े पावरफुल ब्यूरोक्रेट, रिटायर हो गए मेरे ख्याल में, अभी भी हैं, अभी भी हैं। तो वो अभी भी हरासा किया जा रहा है। वो खातून हैं, वो उनके बच्चे हैं, वो बड़ी मतलब के प्रेशर में रहती हैं। उनको सज़ा इस बात की दी जा रही है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये क्यों कहा कि मुनाल जो रेस्टोरेंट है वो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के कानून के बरखिलाफ जो है वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, और जिसके बाद मुनाल रेस्टोरेंट गिरा दिया लेकिन गया। हम सिर्फ इसको मुनाल तक महदूद ना करें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे उस केस के। हाँ, उसमें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट थे क्योंकि उस जो रेस्टोरेंट के उसका किराया जो है वो सिर्फ CDA नहीं ले रहा था, वो हमारे माशाल्लाह से इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी ले रहे हैं। इदारा जो है वो भी अपना क्लेम रख रहे थे। अफवाज जो हैं वो कह रही थी हमारी ज़मीन है, तो उससे काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, तो जिसको अभी खमियाजा राइना सईद भुगत रही हैं। और मेरे ख्याल में काजी साहब ने जो उस वक्त फ़ैसला किया था इस मामले में वो एक दुरुस्त फ़ैसला था, मगर हम ये भूल जाते हैं कि असल में ये फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मनल्ला का था, और उन्होंने उनका जो फ़ैसला था उस पर अभी भी जो है बहुत हद तक अमल नहीं हुआ और कुछ मामला अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है। और क्या ही अच्छा होता है कि काजी साहब अपने उस फैसले में इस फैसले को भी ले जाते, इसके अंदर से भी कुछ मंदरजात उठा लेते तो वो ज़्यादा जामे हो जाता। लेकिन फैसला बहरहाल अच्छा था। कुछ हुआ है मेरे ख्याल में मुसद्दिक मलिक साहब और मुस्लिम लीग नून जो है उनको बड़ा अकोमोडेट हमें नज़र आ रहा था वो कर रहे थे काजी फाजीसा साहब। तो एक मामले में अगर मुसद्दिक मलिक साहब ही काजी साहब की बात को अकोमोडेट कर देते तो कोई हर्ज नहीं था। उन्होंने तसल्ली बस वो कहते हैं ना जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। शायद एक्सटेंशन ना मिलने का गुस्सा भी हो। बहरहाल आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे मतीउल्लाह जान साहब को, साकिब बशीर साहब को और ख़ुसूसी तौर पर हसनात मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।